नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से साउंड की प्रॉब्लम जरूर आ रही है। कोशिश करता हूँ कि आपको आवाज क्लियर सुनाई देगी। कल जो पढ़ा था हमने कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, इनकी विशेषताएं वगैरह और इनके बीच में संबंध जो है वो हमने देखे। आज एक नियम की बात करेंगे हम। इस नियम को कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, है ना। दस मिनट, साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, चेक कर लेता हूं। ठीक है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी जो है सीमांत उपयोगिता का ये शब्द जो है ना, ह्रास, इसका मतलब कहते हैं कम होना या घटना। ये शब्द का अर्थ इसलिए बता रहा हूं कि इससे हमें पता चलेगा कि ये नियम क्या है। यानी सीमांत उपयोगिता के घटने का नियम, एक तरह से ये कह सकते हैं। सीमांत उपयोगिता के घटने का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का स्टॉक व्यक्ति के पास बढ़ता जाता है, व्यक्ति के पास इंक्रीज होता जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि उस वस्तु की जो प्रत्येक इकाई उसको मिल रही है, उस प्रत्येक इकाई से मिलने वाली जो संतुष्टि, उसकी जो उपयोगिता है, वो घटती जाती है। कहने का मतलब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है कि प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता, यानी वस्तु का स्टॉक बढ़ने के साथ उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो सीधी भाषा में थोड़ा सा टेक्निकल बात करें तो ये कहेंगे किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी वस्तु का स्टॉक बढ़ने पर उसकी प्रत्येक इकाई से प्राप्त उपयोगिता जो है वो लगातार घटती जाती है। प्रत्येक इकाई से प्राप्त उपयोगिता का मतलब सीमांत उपयोगिता। तो सीधी बात करें तो ये कह सकते हैं कि मतलब वस्तु का स्टॉक बढ़ने के साथ उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। या थोड़ा सा टेक्निकल बात करें तो ये कहेंगे किसी भी वस्तु का स्टॉक बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक इकाई से प्राप्त उपयोगिता जो है वो लगातार घटती जाएगी। ये नियम दिया था एच एच गोसेन ने इस नियम को दिया था। तो इसको हम कहते हैं गोसेन का प्रथम नियम। गोसेन का प्रथम नियम यानी आपको प्रश्न अगर गोसेन के प्रथम नियम से संबंधित पूछे तो ये जवाब देना है। अगर आपको ये पूछे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का दूसरा नाम क्या है तो आप कहेंगे गोसेन का प्रथम नियम। बाद में अतिरिक्त जो है दूसरे नियमों की आगे भी गोसेन के दूसरा नियम है जो आपके सिलेबस में होगा कि नहीं होगा देखिए, आपके उससे पहले वालों के सिलेबस में था। तो ये आपका आ गया सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। क्लियर है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने की जो शर्तें हैं वो शर्तें कौन कौन सी हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कब लागू होता है। पहली शर्त है कि उपभोग की जाने वाली समस्त वस्तुएं परिमाण में और गुण में समान होनी चाहिए। क्या समझे आप कि जो भी उपभोग हम वस्तुओं का करेंगे, जितनी भी वस्तुएं हम उपभोग करेंगे, वो सारी वस्तुएं जो है ना गुण में और परिमाण में, यानी उसकी क्वालिटी, और परिमाण का मतलब उसकी क्वांटिटी, दोनों में सेम होनी चाहिए। तभी जाके उसकी सीमांत उपयोगिता घटती हुई नजर आपको आएगी। अदरवाइज बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। यानी ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला रसगुल्ला तो आपको जो है ना बिल्कुल घटिया सा बना के दे दिया। मान लीजिए पहला रसगुल्ला बहुत घटिया था, छेना जो बनाया यूज किया उसमें बड़ा खराब था, खराब क्वालिटी का, खट्टा हो गया था, पुराना हो गया, धूप में रखा था 3 दिन के लिए और उसके बाद में खाया, तो आपको पहले के लिए सीमांत उपयोगिता बहुत कम होगी क्योंकि वो घटिया क्वालिटी का था। और दूसरा रसगुल्ला बड़े वाला आपको बढ़िया फर्स्ट क्लास वाला रसगुल्ला मिल गया, तो क्या होगा, अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया आपने और यहाँ पे क्या हुआ,
अच्छी क्वालिटी का मिल गया तो आपकी सीमांत उपयोगिता बढ़ गई। कहने का मतलब गोसेन का नियम लागू नहीं हुआ। तो गोसेन का नियम कब लागू होगा कि पहले वाला रसगुल्ला भी वही है, दूसरे वाला भी वही है, पहले वाले की साइज भी वही है, दूसरे वाले की साइज भी वही है। तो पहली शर्त, उपभोग की जाने वाली समस्त वस्तुएं गुण और परिमाण में समान होनी चाहिए। क्लियर है? दूसरी बात, उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए, कहने का मतलब उपभोग कंटिन्यूस चलता रहना चाहिए। 1996 के बाद हमारा दोस्त था एक लियाकत अली खान, उसके साथ हमने शर्त लगा ली वो तो 1 किलो पेड़ा खा जाएगा क्या, है ना? खा जाएगा तो तेरे, नहीं खा जाएगा तो हमको डबल। हम 3-4 जने थे, उसको खिलाया और वो जो है थोड़ी सी चीटिंग कर गया, हालांकि वो शर्त हार गया, लेकिन उसने कोशिश की। दिक्कत उसको क्यों हुई? उसको भोग निरंतर करना था, वरना तो हम उसको ये कहते कि 1 किलो पेड़ा खा ले। 1 किलो पेड़ा वो कहता खा लूंगा, लेकिन कब? 5 दिन में पूरा कर दूंगा। सुबह उठते बैठते शाम को दोपहर को खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका उपभोग कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये नहीं है कि अभी आपने एक रसगुल्ला खाया तो लगातार जब दूसरा रसगुल्ला खाएंगे तो सीमांत उपयोगिता घटेगी, लेकिन आप शाम को खाएंगे दूसरा तो सीमांत उपयोगिता बढ़ सकती है। यानी दूसरी शर्त जो है वो आपका उपभोग जो है वो निरंतर होना चाहिए। अदरवाइज आप गैप देंगे तो सीमांत उपयोगिता घटने की बजाय बढ़ जाएगी। तीसरी बात, वस्तु की इकाई का आकार। वस्तु की इकाई का आकार जो है वो पर्याप्त होना चाहिए। वस्तु की इकाई का आकार पर्याप्त होना चाहिए, तभी जाके जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। कैसे? कि मान लीजिए पानी पीना, आपको पानी की ही बात करें, रसगुल्ले की बात नहीं करें। पानी आपको 1 गिलास पिलाया जाएगा तो हो सकता है दूसरे गिलास में उसकी सीमांत उपयोगिता घट जाएगी। लेकिन मान लीजिए बूंद 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 आपको पानी पिलाए तो एक बूंद के बाद में अगली बूंद की सीमांत उपयोगिता घटे जरूरी नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से सीमांत उपयोगिता आगे बढ़ेगी। इसलिए वस्तु की इकाई जो बनाएगी, 1 यूनिट बनाएंगे तो 1 यूनिट मान लीजिए गिलास बना सकते हैं, कप बना सकते हैं। रसगुल्ला बनाएंगे तो रसगुल्ला मान लीजिए ये साइज का रसगुल्ला बनाएंगे तब तक तो ठीक है, आराम से एक रसगुल्ला खाया, कुछ हुआ उसके बाद में दूसरा रसगुल्ला खाएंगे। और ये जो है ना, ऐसे ऐसे रसगुल्ले जो है बना दिए, एक रसगुल्लिया है तो ये ऐसे बना दिए तो क्या होगा? मुंह में जीभ तो पड़ जाएगा नहीं, तो उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। और चौथी बात जो है वो आएगी आपकी, विवेकशीलता होनी चाहिए। उपभोक्ता जो है वो विवेकशीलता होनी चाहिए। विवेकशीलता का मतलब उसमें कॉमन सेंस होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। और दिमाग अगर नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। वो पता नहीं उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ जाए, हम बावड़ो कोई खान कोई बन जाए। कहने का मतलब चौथी शर्त जो है विवेकशीलता होनी चाहिए। पांचवी शर्त में है उसके उपभोग के बीच में जो है ना, आय में परिवर्तन नहीं हो, रुचि में परिवर्तन नहीं हो, फैशन में परिवर्तन नहीं हो, इस तरह की चीज में परिवर्तन नहीं हो। तो ये सामान्य से बातें हैं। घटती सीमांत उपयोगिता नियम होने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो हैं, और इस नियम की चित्र के द्वारा व्याख्या करें हम और टेबल के द्वारा व्याख्या करें तो जैसे मान लीजिए चॉकलेट की इकाई, चॉकलेट हमने यूज में ली है। आप रसगुल्ला चाहें तो रसगुल्ला है। कुल उपयोगिता यहाँ पे लिखेंगे। कुल उपयोगिता को किससे लिखें हम? टीयू से। और यहाँ पे लिख लेंगे बेटा एमयू से। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करें, हम 0 से स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करें, जो भी है स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6। और कुल उपयोगिता 20, उसके बाद में 36, उसके बाद में 46, उसके बाद में 50, उसके बाद में 50, उसके बाद में घट जाएगी 44। ये ऐसा क्यों हुआ? कल भी बताया था मैंने, कुल उपयोगिता बढ़ेगी लेकिन घटती भी 10 से। यहाँ पे देखिए 16 का, यहाँ पे 10 का है, यहाँ पे कितने का हुआ? 4 का, यहाँ पे 0। ये मैक्सिमम वाला हो गया। यहाँ पे सीमांत उपयोगिता निकालेंगे, पहले में पूछोगे नहीं ना। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। मान लीजिए 0 से स्टार्ट किया और यहाँ पे कुल उपयोगिता 0 हो गई, इसमें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ सीमांत उपयोगिता 20 आ गई। यहाँ पे कितनी आई? नेक्स्ट करेंगे तो 16 आएगी, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 4, 0 एंड -6। इस तरह से आपकी सीमांत उपयोगिता जो है
वो चली जाएगी। इसमें आपको हमने यही कहा था, गॉसियन का प्रथम नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे उपभोग की मात्रा बढ़ती जाएगी, एक एक इकाई हम बढ़ाते जाएंगे, आपकी सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती जाएगी लगातार। 20, 16, 10, 4, 0, -6, इस तरह से। ये बात रिपीट कर चुके हैं हम। जहां पे सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, वहां पे आपका कुल उपभोग या कुल उपयोगिता जो है वो अधिकतम होगा, और इसको कहते हैं पूर्ण संतुष्टि बिंदु, कुल तृप्ति बिंदु, सेचुरेशन पॉइंट, इस तरह की बात हमने की थी। और इसको हम वक्र के द्वारा देखें तो इस तरह से होगा कि ये आपकी सीमांत उपयोगिता जो है वो इस तरह से घटती हुई 0 आएगी और उसके बाद में माइनस में चली जाएगी। ये आपके सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। सीमांत उपयोगिता सम सीमांत उपयोगिता नियम भी आएगा आपका, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी दूसरी चीज हम देखेंगे। और वो देखेंगे हम उदासीनता वक्र। आपके सिलेबस में जो नाम आएगा, अनधिमान वक्र कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता वक्र वो वक्र है जिसके दो वस्तुओं के संयोग बताता है। पहली बात, उदासीनता वक्र दो वस्तुओं का संयोग बताता है। कितनी वस्तुओं का संयोग बताता है बेटा? दो वस्तुओं का। कि दो वस्तुओं का संयोग आपने लिया। मान लीजिए आप दो वस्तुएं ले रहे हैं, एक वस्तु आपके पास रसगुल्ला है और दूसरी वस्तु आपके पास गुलाब जामुन है, ये हो सकता है, ठीक है ना। अब इनके संयोग लेंगे, क्योंकि आपकी एक तो पहली बात आय दी हुई है और उसमें चेंज नहीं हो रहा है, कहने का मतलब स्थिर है। आय दी हुई है और स्थिर है, तो उस दी हुई आय में आप जो है ना दुनिया भर के रसगुल्ले और दुनिया भर के गुलाब जामुन नहीं खरीद सकते। वहां पे आपको लिमिट रखनी पड़ेगी कि इतने रसगुल्ले आ रहे हैं, इतने गुलाब जामुन। तो इनके संयोग, मान लीजिए 5 रसगुल्ले खाए आपने, गुलाब जामुन आपको एक ही मिला। अब जो है, अब अगर गुलाब जामुन आप बढ़ाना चाहते हैं तो हो सकता है इसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी। तो ये दूसरा संयोग ये हो सकता है। पहला संयोग ये हो सकता है इसकी मात्रा और घटा के 1 कर दी और इसको 3 कर दिया। तो ये तीन, ये सारे संयोग जो हैं वो सारे संयोग उदासीनता वक्र पे होंगे, और उदासीनता वक्र पे जितने भी संयोग बनेंगे वो सारे के सारे आपको समान संतुष्टि प्रदान करेंगे। क्या करेंगे बेटा? समान संतुष्टि प्रदान करेंगे। कहने का मतलब उदासीनता वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को बताता है जहां पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ठीक है, समान संतुष्टि मिलती है। एक उदाहरण जैसे मैंने आपको गुलाब जामुन और इसका बताया, दूसरा उदाहरण जैसे कह सकते हैं उदासीनता सूची या अनधिमान सूची बनाएंगे। उदासीनता सूची या अनधिमान सूची, उसमें आप गुलाब जामुन या जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। कि मान लीजिए आपने यहाँ पे गुलाब जामुन लिया और यहाँ पे आपने रसगुल्ला लिया, ठीक है। अब पहला जो है संयोग यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ए बी सी डी, 4 संयोग आपने लिए कि आपने एक गुलाब जामुन लिया और 20 रसगुल्ले चाहिए थे ना। कितने? 20। इसमें थोड़ा सा हैवी होता है, कम खाया जाता है। और ये खाए जाओ खाए जाओ, रसगुल्ले के गुन गाए जाओ। दूसरा ये हो सकता है कि मान लीजिए ये 2 है और ये जब गुलाब जामुन आपने एक बढ़ाया है तो उसको रसगुल्ले की मात्रा कम करनी पड़ेगी। ये 3 किया है तो ये कम करनी पड़ेगी। ये बढ़ाया है तो आपको यहाँ भी कम करना पड़ेगा। ये जो संयोग है, पहला संयोग आपका है कैसा, 1 20 का। दूसरा संयोग है 2 14 का। तीसरा संयोग है 3 10 का। चौथा संयोग है 4 8 का। ये चारों संयोग उदासीनता वक्र पे होंगे, अनधिमान वक्र पे होंगे, इंडिफरेंस कर्व पे होंगे, और चारों पे आपको समान संतुष्टि मिलेगी। चारों पे आपको समान संतुष्टि मिलेगी। और आपका उदासीनता वक्र जो है वो इस साइज का, इस शेप का जो है वो बनेगा। उदासीनता वक्र ऐसा बनेगा। ऐसा वक्र जब बनेगा तो इसके जब क्वालिटी की बात करें, गुणों की बात करेंगे, तो उदासीनता वक्र जो है
वो ये कह सकते हैं ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ऋणात्मक ढाल वाला होता है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे जो भी वक्र आएगा ना, उसका ढाल कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्योंकि एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है, तो ऋणात्मक ढाल होगा। दूसरी बात, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा। देखिए सफेद इधर है ना, इसलिए कह सकते हैं मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। ठीक है, उन्नतोदर होता तो ऐसा होता, कौन सा था? उत्पादन संभावना वक्र देखा था ना हमने, वो मूल बिंदु की ओर नतोदर था। ये आपका उदासीनता वक्र है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये उत्पादन संभावना वक्र था, है ना। और ये है आपका उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र जो है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है और ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ऋणात्मक ढाल वाला उन्नतोदर इसलिए हो गया कि यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पे प्रतिस्थापन की सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर का मतलब गुलाब जामुन या पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उपभोग करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्राओं का त्याग करना पड़ता है। सुनिए वापस, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई उपभोग में वृद्धि करने पर दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग करना पड़ता है, उसको कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन की सीमांत दर, है ना, MRS, मार्जिनल रेट टू सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। और प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती भी होती है, इसलिए इसका शेप ऐसा होता है। घटती भी कैसे? यहाँ पे देखिएगा, एक इकाई बढ़ाते ही 6 हुई, यहाँ पे 4 हुई, यहाँ पे 2 हुई, यानी ये 6:1 हो गई, ये 4:1 हो गई, 2:1 हो गई। प्रतिस्थापन की सीमांत दर लगातार घटती हुई है, लगातार घटती हुई है। इसलिए इस उदासीनता वक्र का आकार जो है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है और लगातार घटती हुई है, इसीलिए इसका ढाल जो है वो ऋणात्मक है। ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर या सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसे भी इसको लिखा जा सकता है ना। साथ में उदासीनता वक्र के साथ ही उदासीनता मानचित्र की बात भी आती है। उदासीनता मानचित्र, उदासीनता मानचित्र में कोई बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं है। उदासीनता मानचित्र का मतलब एक से ज्यादा उदासीनता वक्रों को एक ही ग्राफ में बताएं तो उसको मानचित्र, उदासीनता मानचित्र कहेंगे। मान लीजिए ये है, ये अलग संयोग की बात है, ये अलग संयोग की बात है, ये अलग संयोगों की बात है। ये तीन आपके हो गए IC1, IC डिफरेंस करो इसी, IC2, IC3, है ना। एक ही चित्र में एक से ज्यादा उदासीनता वक्रों को बता देंगे तो हम ये कहेंगे कि वो उदासीनता मानचित्र है। और उदासीनता मानचित्र में केवल इतना सा आपको दिमाग में रखना है, जो सबसे ऊंचे मानचित्र पर होगा या सबसे ऊंचे ग्राफ पर होगा, वहां पे संतुष्टि का लेवल सबसे ज्यादा होगा, और जो सबसे नीचे का होगा वहां पे संतुष्टि का स्तर सबसे कम होगा। ये बात आ गई आपकी घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर। उदासीनता वक्रों की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। एक विशेषताओं से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये उदासीनता वक्र है आपका, इसके ऊपर जितने भी बिंदु होंगे वो सारे समान संतुष्टि प्राप्त करेंगे, समान संतुष्टि देंगे, है ना। और इससे बाहर कोई बिंदु होंगे तो अप्राप्त संयोग है, अप्राप्त संयोग, यानी इन संयोगों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे जो है ना, इधर वाले संयोग तो प्राप्त हैं लेकिन ये संतुष्टि काफी कम देंगे, क्योंकि इनको ये चीजें प्राप्त हो रही हैं तो कम वाली चीज कौन लेगा, ये चीज है। अब उदासीनता वक्र की विशेषताएं, विशेषताओं में सबसे पहली बात, उदासीनता वक्र लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं,
ये बायां और ये दायां, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। हालांकि ये बातें बता चुका हूं, फिर भी मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, और मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होने का कारण प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर का होता है। और दो उदासीनता वक्र, तीसरा जो इसकी विशेषता होगी वो होगी कि दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। एक दूसरे को नहीं काटते, कभी भी दो उदासीनता वक्र जो है वो एक दूसरे को नहीं काटते। देखिएगा, मान लीजिए एक उदासीनता वक्र ये है और दूसरा उदासीनता वक्र ये आपका IC1 है और ये IC2 है ना। हमने कहा कि कोई भी उपभोक्ता ऊपर के उदासीनता वक्र को चयन करना चाहेगा। मान लीजिए ये ऊपर है, यहाँ से दिख रहा है इधर, तो वो इसका चयन करना चाहेगा। यहाँ से देखेंगे तो इसका चयन करना चाहेगा, और इसके सभी बिंदुओं पर संतुष्टि का स्तर समान, यानी ये पॉइंट A1, ये पॉइंट A2, ये पॉइंट A3 और इसका ये पॉइंट A4, ये पॉइंट A5, A6, सभी पर संतुष्टि का स्तर बराबर है, तो IC1 को चुनेगा। सीधी सी बात है। वो इसको नहीं चुनेगा क्योंकि यहाँ से नीचे दिख रहा है। मान लीजिए इसके B1, ये B2, ये बिंदु B3, इधर B4 हो गया, B4, ये गड़बड़ इधर हो गया, ये ऊपर कैसे हो गया, और फिर भी मान लीजिए ऊपर हो गया, तो B3 और इसका A4, वहां पे तो संतुष्टि का स्तर समान हो गया। जबकि हमने तो ये कहा था कि ऊंचे उदासीनता वक्र पर जो है ज्यादा संतुष्टि मिलती है, नीचे वक्र पे कम संतुष्टि मिलती है। वो ऊंचे वाला चुनेगा क्योंकि वहां के उसके हर बिंदु पर, तो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे दोनों की बराबर होगी। इसलिए ये कहा जाता है कि दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। अगला बिंदु, ये बता चुका हूं, ऊंचे उदासीनता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रदान करते हैं। ऊंचे उदासीनता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताते हैं या ऊंचे स्तर को व्यक्त करते हैं। कैसे? ये दो हैं, ये आपका IC1 एंड ये आपका IC2। मान लीजिए यहाँ पे थे आपके क्या, गुलाब जामुन, और यहाँ पे क्या थे आपके, रसगुल्ले। इस मात्रा में आपने रसगुल्ले लिए, ठीक है, ये मात्रा में रसगुल्ले लिए, तो IC1 की बात करें, मान लीजिए यहाँ तक इतने रसगुल्ले लिए, एक या दो या जो भी मात्रा है इसकी Q1 है ना, और इधर रसगुल्ले लिए और रसगुल्ले की मात्रा आपने मान लीजिए P1, तो यहाँ पे P1 मात्रा में रसगुल्ले लिए, या एक जो भी एक दो भी करना चाहें, ठीक है ना। लेकिन इधर जाएंगे तो यहाँ पे रसगुल्ले की मात्रा तो सेम है, लेकिन इस उदासीनता वक्र पे उसको गुलाब जामुन एक्स्ट्रा मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक रसगुल्ला है और ये संख्या एक है और यहाँ पे दो है, तो पहला जो आपका उदासीनता वक्र है उस पर उसको एक रसगुल्ला मिल रहा है और एक गुलाब जामुन मिल रहा है। दूसरे उदासीनता वक्र पे जब यहाँ पे जा रहा है ना, तो उसको रसगुल्ला तो एक मिल रहा है, लेकिन गुलाब जामुन कितने मिल रहे हैं उसको, दो मिल रहे हैं। कौन कम वक्त जो है वो एक रसगुल्ला एक गुलाब जामुन लेगा जब उसको ये ऑप्शन मिलेगा। इसलिए वो कौन से इंडिफरेंस कर्व को चूज करेगा, वो उदासीनता वक्र ऊपर वाले को चुनेगा, क्योंकि वहां पे उसको एक अतिरिक्त मात्रा जो है दूसरी वस्तु की मिल रही है। तो ये बातें होगी उदासीनता वक्र की विशेषताओं की। और अब बात आती है, थोड़ी सी बात करेंगे बजट रेखा की।
या इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं, कीमत रेखा। बजट रेखा या कीमत रेखा। बजट रेखा या कीमत, नाम से पता है, यानी ये वो रेखा है जो किसी व्यक्ति की लिमिट में है, यानी वो अपनी निर्धारित आय में से कौन कौन सी वस्तुएं खरीद सकते हैं, वो सीमा है। उस रेखा को आप बजट रेखा कह सकते हैं या कीमत रेखा कह सकते हैं। यानी कीमत रेखा या बजट रेखा, कीमत रेखा या बजट रेखा उन संयोगों को बताती है। कौन से संयोगों को बताती है? दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताती है जो अपनी दी गई आय, दी गई आय और दी गई कीमतों पर परचेज कर सकता है या खरीद सकता है या क्रय कर सकता है। वो आपकी कीमत रेखा है। यानी कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताती है जिस पर कोई भी उपभोक्ता दी गई आय और दी गई वस्तु कीमतों पर वो संयोग खरीद सकता है। तो वो सारे संयोग जो हैं आपकी कीमत रेखा पर होंगे। कीमत रेखा जो है वो एक सीधी रेखा होती है। कीमत रेखा एक सीधी रेखा, अगर ग्राफ के द्वारा हम बताएं कीमत रेखा को, तो ये आपकी कीमत रेखा होगी। कीमत रेखा में मान लीजिए यहाँ पे आपका गुलाब जामुन है और यहाँ पे आपका रसगुल्ला है। तो इसके ऊपर जितने भी हैं बिंदु, उन पे वो खर्च कर सकता है, उन पे खर्च कर सकता है। मान लीजिए इस तरह से खर्च करेगा, फिर रसगुल्ले उसने बहुत ज्यादा लिए तो गुलाब जामुन कम होंगे। रसगुल्ले कम कर लिए उसने, है ना, तो गुलाब जामुन ज्यादा हो गए। ये सारे खरीद सकता है, सारे। लेकिन चाहे तो वो इन दो पर वे करे या चाहे एक्स्ट्रा वे करे। बात ये है कि ये जो है उसकी एक निर्धारित सीमा हो गई, उसकी आय दी हुई है और क्या दी हुई है, कीमतें दी हुई है। तो इस रेखा के ऊपर जितने भी संयोग बनेंगे वो सारे उसके कैपेसिटी में है, उसकी सीमा में है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खरीद ही लेगा, वो सारे उसकी सीमा में, इसके ऊपर वो खर्च कर सकता है। इससे नीचे, इससे नीचे सारे प्राप्य संयोग है, इससे नीचे सारे प्राप्य संयोग है, यानी ऐसे संयोग प्राप्त कर सकता है। इससे बाहर के जितने भी हैं उनको कहते हैं अप्राप्य संयोग, यानी ये संयोग उसके बस की बात नहीं है, ये संयोग उसके बस की बात नहीं है। और बजट रेखा के साथ में अगर आपकी उदासीनता वक्र बताएगा, उदासीनता वक्र मान लीजिए आपको उदासीनता वक्र साथ में बताएगा सबसे बढ़िया संयोग जो है वो कौन सा रहेगा, उसको बताता हूं मैं। ये बजट रेखा आपकी हो गई। मान लीजिए कई उदासीनता वक्र है, ये उदासीनता वक्र, ये उदासीनता वक्र है, ये उदासीनता वक्र है, ये उदासीनता वक्र, IC1, IC2, IC3, IC4। अब वो सीधी सी बात, अगर हम ये पूछें कि वो कौन से वक्र को चुनेगा, तो हमने एक विशेषता बताई थी कि सबसे ऊंचे वक्र पर सबसे ज्यादा संतुष्टि होती है, तो IC1 को चूज करेगा, सीधी सी बात है। IC4 को वो प्रेफर नहीं करेगा क्योंकि IC4 पर सबसे कम उसको संतुष्टि मिलती है। लेकिन अगर उसकी बजट रेखा की बात करें तो मान लीजिए उसकी बजट रेखा ऐसी है, सॉरी, मान लीजिए उसकी बजट रेखा जो है वो ऐसी है। ठीक है, ये उसकी बजट रेखा है या कीमत रेखा है। अब देखिए, अब वो जो है चुनना चाहेगा IC1, IC4 अब भी चुनना नहीं चाहेगा, लेकिन चुनेगा कौन सा, IC1 जो है वो नहीं चुन सकता। चुनना चाहेगा, नहीं चुन सकता, क्यों?
क्योंकि उसकी कैपेसिटी से बाहर की चीज हो गई है। उसका बजट की लाइन जो है ना वो ये है, ये भी इतनी ही जेब में उसके कैपेसिटी है। ये उसके अप्राप्य संयोग है। ये क्या है बेटा? अप्राप्य संयोग है। इन संयोगों को वो प्राप्त नहीं कर सकता। इससे नीचे वाला वो चुनेगा नहीं, क्योंकि उस पर संतुष्टि कम मिल रही है उसको, इससे कम संतुष्टि मिल रही है। तो कौन सा चुनेगा? अगर इस तरह का चित्र बनाया हुआ है तो आपको IC2 को चुनेगा, यानी वो संयोग चुनेगा जहां पे बजट रेखा उसके उदासीनता वक्र को टच करती है, उदासीनता वक्र को टच करती है। बजट रेखा के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा। बजट रेखा हमेशा नीचे की ओर गिरती है, क्योंकि एक वस्तु की अगर अधिकता प्राप्त करेंगे ना तो दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। और बजट रेखा को जो है अगर गणितीय फॉर्म में लिखें तो बजट रेखा का जो समीकरण बनेगा वो इस तरह से लिख सकते हैं कि P1 Q1। P1 पहली वस्तु Q1 की कीमत है, प्लस दूसरी वस्तु है तो P2 Q2, प्लस तीसरी वस्तु है तो P3 Q3। यानी अगर उसकी ये मौद्रिक आय है, बजट रेखा, आय रेखा, कीमत रेखा, m बराबर P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस P3 Q3 एंड Pn Qn। ये गणितीय फॉर्म में या बीज गणितीय फॉर्म में जो है हम बजट रेखा का समीकरण जो है वो दिखा सकते हैं। और बजट रेखा के ढाल को मूल्य अनुपात से भी दिखाया जा सकता है। बजट रेखा के ढाल को मूल्य अनुपात के रूप में भी दिखाया जा सकता है। यानी बजट रेखा का जो ढाल ज्ञात करेंगे उसकी प्रवणता, ढाल शब्द के लिए एक शब्द और प्रयोग होता है, प्रवणता। तो ये वाली जो रेखा है ना इसमें अंतर यानी डेल्टा ए, और बटा नीचे वाली जो रेखा है डेल्टा बी, इन दोनों का जो अंतर का अनुपात है उसको इस बजट रेखा के ढाल के रूप में, या टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, आपने थोड़ा बहुत इसमें पढ़ा है। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इनका जो अनुपात है वो इस बजट रेखा का ढाल होगा। बजट रेखा की विशेषताओं में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। बजट रेखा नीचे की ओर गिरती हुई होती है, और बजट रेखा एक सरल रेखा होती है। बजट रेखा में शिफ्टिंग की बात करें हम, बजट रेखा में शिफ्टिंग या खिसकना जिसको हम कहते हैं, कैसे किस कंडीशन में? बजट रेखा, बजट रेखा तो उसकी लिमिट है ना, ये तो उसकी लिमिट है। क्या ये खिसक सकती है इधर या इधर? हाँ, इसका उत्तर होगा बजट रेखा में किसका हो सकता है। तो हाँ, कैसे हो सकता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय बढ़ गई, किसी व्यक्ति की आय बढ़ गई। अब आय बढ़ेगी तो वो ज्यादा चीजें खरीद सकता है, उसका बजट जो है उसकी चेंज हो गया ना, वो अब ज्यादा वस्तुएं खरीद सकता है, तो उसकी बजट रेखा दाहिनी ओर खिसक जाएगी। अगर उसकी आय बढ़ गई है तो बजट रेखा दाहिनी ओर खिसक जाएगी। अगर उसकी आय कम हो गई है तो उसकी बजट रेखा बाईं ओर खिसक जाएगी। दूसरी बात, कीमतों में परिवर्तन, कीमतों में परिवर्तन, कीमतों में कमी होने से मैं ये कहूं कि आय बढ़ जाती है। समझ में आई बात? अजीब सा लग रहा होगा ना, मैंने कहा कीमतें कम हुई तो आय बढ़ गई। आय पे क्या फर्क पड़ा? आय सीधे तौर पे नहीं बढ़ी, लेकिन ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की क्रय शक्ति जो है वो बढ़ गई है। कीमतें कम हुई, मान लीजिए उसके सेब जो थे या रसगुल्ले जो थे वो पहले 150 रुपए किलो मिल रहे थे, और उसकी क्षमता 2 किलो खरीदने की थी, यानी उसके पास 300 रुपए थे, और अब ये 150 से घट के जो है 100 रुपए हो गए, तो अब कितने खरीदेगा? 3 किलो। कहने का मतलब एक तरह से उसकी आय जो है काल्पनिक रूप से बात करें तो बढ़ गई है। आय भले ही ना बढ़ी हो, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर जो है, क्रय क्षमता बढ़ गई है। तो पहली बात, कीमत रेखा कब खिसकेगी? जब उसकी आय में परिवर्तन होगा। और दूसरी बात, आपकी कीमत रेखा कब खिसकेगी? जब वस्तु की कीमतों में परिवर्तन आ जाए। अब वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आने से दो प्रकार के चेंज होंगे। मान लीजिए ये है,
चलो अलग से बना के दिखाता हूँ। कीमतों में परिवर्तन आने से, ये मान लीजिए आपकी बजट रेखा थी, इससे क्या था, रसगुल्ला था या गुलाब जामुन था, जो भी लेना है ना, चेंज कर दिया शायद मैंने। अब मान लीजिए कीमतें कम हो गई, किसकी, रसगुल्ले की। रसगुल्ले की कीमतें कम हुई है, गुलाब जामुन की कीमतें वो की वो है, तो आदमी गुलाब जामुन उतने के उतना खरीद रहा है, और इसकी कीमतें कम कम होने पर रसगुल्ले की मात्रा ज्यादा खरीदेगा, तो इसका जो कीमत रेखा का इस तरह से हो जाएगा। यानी स्लाइड हुआ, लेकिन एक तरह से टर्न टाइप का हुआ, इस तरह से पूरे के पूरे रेखा स्लाइड नहीं हुई। और ये अगर होता तो इधर ऊपर जा सकता था, अगर रसगुल्ले की कीमतें बढ़ जाती तो ये इधर होता। हाँ, अगर दोनों की कीमतें ही चेंज हो जाती, दोनों की कीमतें समान रूप से चेंज हो जाती, तो ये ऊपर की ओर चला जाता। दोनों की कीमतें समान रूप से बढ़ जाती, तो ये नीचे की ओर आ जाता, है ना। क्लियर हुआ होगा। आवाज अगर क्लियर नहीं है तो फिर कोशिश करूंगा, आप भी थोड़ा सा प्रयास करें। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। टेक्निकल इश्यू आते हैं। माइक मेरे पास जो है ना, वो भी प्रोफेशनल माइक नहीं है, ठीक है, 1,500 2,000 रुपये खर्च करके ले आते हैं। जो यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली खरीदते हैं, 20,000 30,000 के माइक लेके आते हैं। हमें बहुत टेम्परेरी यूज़ करना है, इसलिए ये जो माइक है ना, ये हमारी ये वाली जो बजट रेखा है ना, ये वाली बजट रेखा, इस बजट रेखा के इधर वाले जो संयोग हैं, जिनको कहते हैं ना अप्राप्य संयोग, उनमें शामिल होता है। इसलिए हम कौन से करते हैं, जो बजट रेखा के ऊपर आएंगे या अंदर आएंगे, हम खरीदेंगे इतने वाला माइक, है ना। फिर भी आप ईयरफोन वगैरह लगा के जो है यूट्यूब देखें, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। आगे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें इस चैप्टर में होंगी, थोड़ा सा लंबा चलेगा। अभी तक के जितने भी चैप्टर हमने करवाए हैं, वो 5 पीरियड से ज्यादा, 5 लेसन से ज्यादा नहीं खींचा है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा की संभावना बनती है, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है। फिर भी कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने की। मिलते हैं नेक्स्ट जब भी समय मिलेगा, तब तक के लिए बाय।